हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हमने पहला डाला था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देख के ये दूसरा मॉडल पेपर हम डाल रहे हैं। छात्रों, लगभग सारे के सारे प्रश्न हैं वो इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं। पैटर्न परीक्षा का यही रहेगा, इसलिए हमने उन प्रश्नों का चुनाव किया है जो संभवतया परीक्षा में आने की संभावना है। इसलिए दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र हम डाल रहे हैं हल सहित, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर की। दूसरा जो पेपर है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। पूर्णांक 80 अंक का है। निर्देश जो पुराने वाले में थे, कुल 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहले खंड ए में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर बनाए रखने के लिए हम क्या मिलाते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर सीधा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा द का जो खाद है वो मिलाई जाती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्न में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। छात्रों, यहाँ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पूछ रहा है, इसका मतलब वह पदार्थ जो गलने वाला नहीं है। यहाँ पर लकड़ी दे रखी है, सब्जी के छिलके दे रखे हैं, कागज़ दे रखा है, तो ये सारे के सारे निम्नीकरणीय पदार्थ है। केवल प्लास्टिक जो यहाँ है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा ब। तीसरा प्रश्न देखिए, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव्य में रखते हैं वह है। तो सोडियम धातु को सामान्य ताप पर हम रखते हैं मिट्टी के तेल में। इसका कारण है कि जो सोडियम धातु है उसकी क्रियाशीलता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। उसके पश्चात अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अक्षय का मतलब है जो क्षय नहीं हो सकते, और प्राकृतिक का मतलब है जो हमको प्रकृति द्वारा मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वन है वो भी ख़त्म हो सकते हैं, कोयला है वो भी ख़त्म हो सकता है, पेट्रोल तो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, और जो वायु हमको यहाँ दिखाई दे रही है ऑप्शन 6 में, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए प्रश्न 4 का उत्तर आ जाएगा वायु। उसके बाद में बात करेंगे हम, निम्न में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हाथी, काले हिरण, अजगर। तो यहाँ चारों के चारों सही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। छठे प्रश्न में हमारे पास है घर्षण है। घर्षण यहाँ पर शत्रु भी है और मित्र भी है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ बात करेंगे, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति सबसे न्यूनतम होने की संभावना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में आने की संभावना प्रबल है। तो वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम, यदि देखिए आवृत्ति न्यूनतम हो जाएगी, न्यू का मान कम हो जाएगा, तो जो तीक्ष्णता है ध्वनि की वो भी कम हो जाएगी, और जैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो जो तीक्ष्णता है उसका मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ सबसे कम तीक्ष्णता वाली जो छोटी लड़की है, बिल्कुल छोटी लड़की, वो यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, आसूत जल में नमक घोलने के पश्चात यह विद्युत का हो जाता है। तो आसूत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, हम जानते हैं। जैसे ही इसमें साल्ट घोल दिया जाता है तो ये सुचालक हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। जब भी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता हम रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। 6
जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर 6 से 6.8, मतलब जो 5 से ऊपर ऊपर के हैं वो खतरनाक भूकंप माने जाते हैं, और 4 से नीचे के भूकंप हैं वो सरल भूकंप या साधारण भूकंप माने जाते हैं। उसके बाद में है अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78.09, इस तरीके से। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। देखो खालिस्तान में ही उत्तर छुपा है, मिट्टी यहाँ आ गया तो मिट्टी हम तैयार करते हैं सबसे पहले, इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद में धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने के लिए, पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक हैं उनको बदलने के लिए अलग अलग एक प्रक्रम होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रभाजी आसवन, फंक्शनल डिस्टिलेशन, वो काम में लिया जाता है। इसमें तापमान के आधार पर जो पेट्रोलियम के यौगिक है जैसे वेसलीन है, कोलतार है, इन सारों का पृथक्करण हम करते हैं। उसके बाद में जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्या बनाए जाते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो जैव विविधता क्षेत्र हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है उनका क्षेत्र निर्धारण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 5वां, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायांतरण, उसका नाम है कायांतरण। अगला जो प्रश्न है हमारा तीसरा, इसमें है तिलगुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ हम देखते हैं कि रबी फसल के दो उदाहरण हैं। तो देखिए रबी की फसल है वो सर्दी में बोई जाती है, और यहाँ पर सरसों है, चना है, इसके 2 उदाहरण हम आराम से दे सकते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न है, 2 अधातु पदार्थों के नाम बताइए। तो 2 अधातु पदार्थों के नाम हम यहाँ बता सकते हैं, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारी की सारी गैसें हैं। और यहाँ पूरे के पूरे यदि मैं आप लोगों को बताऊँ तो FCl, Br, यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, एक्टिनियम हो जाएगा, लेकिन ये उच्च लेवल की बातें हैं, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन भी बता सकते हो। उसके बाद में पीसीआर का जो पूरा नाम है वो यहाँ हम लिख देंगे, जो हमारा पेट्रोलियम वाला पार्ट है वहाँ से ये उठाया गया है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका पूरा नाम ये हम लिख देंगे। उसके बाद में सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सजीव जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में का जो निर्माण करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो अपना जो पीढ़ी का अस्तित्व है वो बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में निषेचन के प्रकार लिखिए। तो निषेचन के प्रकार में हम यहाँ 2 प्रकार का निषेचन बता सकते हैं, एक तो आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन तो जो पाया जाता है मनुष्य में, और जो बाह्य निषेचन है वो मेंढक, मछली, इन सभी जलीय जीवों में पाया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न अतिलघुत्रात्मक कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं उनकी, खंड ब में। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। सबसे पहले दे रखा है जीवाणु, उसके बाद में राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ और विषाणु। इधर दे रखा है कॉलम 2 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, एसिड का कारक, AIDS एड्स का कारक, तो यहाँ हैजा का कारक, प्रतिजैविक दवा उत्पादन करना। तो देखिए सबसे पहले जो हम मिलान करेंगे
वो हमारा जो मलेरिया वो एक होता है प्रोटोजोआ के कारण। पहला एक क्लियर हो गया। उसके बाद में जो राइजोबियम है वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये दूसरा हो गया। अब है तीसरा, तो जो एड्स है वो विषाणु के कारण होता है, और जो यीस्ट है लैक्टोबैसिलस यहाँ दही को जमाने में काम आता है। यीस्ट से ब्रेड की बेकिंग हो जाती है, और जो जीवाणु है वो हम यहाँ हैजा के लिए मिला देंगे। तो ये सारे के सारे मिलान हमने कर दिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ हमारा, पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन यहाँ एक बहुलक है, बहुलक जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ये जो एथीन इकाई है, ETHENE, एथीन जो इकाई है उससे मिलकर बहुत सारी पॉलीथीन इकाई बनती है। नॉर्मली जो पॉलीथीन है वो थैलियाँ बनाई जाती है जो सब्जी वगैरह डालने में काम में आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है मिट्टी की ऊपरी परत है उसमें जो ह्यूमस की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, और यदि ह्यूमस ख़त्म हो जाएगा तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो, यदि वातावरण में CO2 बढ़ जाए तो क्या होगा। वायुमंडल में CO2 यदि बढ़ जाती है तो जो गर्मपन है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पेड़ पौधे हैं वो श्वसन नहीं कर पाएंगे, मनुष्य श्वसन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे प्रभाव हो जाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है, इतनी बात आप लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है यहाँ, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम की हम बात करें सबसे पहले तो जो नर है, नर के द्वारा शुक्राणु, और जो मादा है उसके द्वारा अंडाणु। शुक्राणु N होता है, अंडाणु भी N होता है। यहाँ N + N 2N बना लेते हैं जिसको हम युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ये निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। ये होती कहाँ है, कौन से अंग में होती है। तो जो अंडवाहिनी है अपनी उसमें निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, और जो युग्मनज है वो जो यूटेरस है उसमें आके स्थापित हो जाती है, जिससे कि जो भ्रूण है उसका निर्माण होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है निषेचन का जो मनुष्य में पाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। तो चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन इसलिए होता है क्योंकि जो घर्षण बल है उसका मान न्यूनतम होता है, और उसका मान न्यूनतम होने के कारण जो इंटरेक्शंस है वो कम हो जाती है, और अंतर क्रिया कम हो जाती है तो दौड़ने में कठिनाई आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है, पर तड़ित हमको पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या होगी वो इस प्रकार से होगी कि हम जानते हैं कि जो सुनाई देने वाली बात है वो तो हो गई ध्वनि, और दिखाई देने वाली जो बात है तड़ित की वो हो गया प्रकाश। तो यहाँ प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत तेज़ है। और यहाँ ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इनके वेग में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण प्रकाश तो है वो पहले पहुँच जाता है, और जो अपनी ध्वनि है वो थोड़ी लेट पहुँचती है हमारे कानों में।
इसलिए हमारी आँखों में पहले प्रकाश पहुंच जाता है, इसलिए हमको तड़ित दिखाई दे जाती है, और ध्वनि जो है वो हमको बाद में सुनाई पड़ती है। तो ये इसकी व्याख्या आप ऐसे करोगे। अगला जो प्रश्न है, सुचालक और हीन चालक में, सुचालक और हीन चालक उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ देखिए, सुचालक का मतलब होता है जो अपने अंदर धारा को आराम से प्रवाह होने देते हैं, उनको बोलते हैं सुचालक। और जो हीन चालक होते हैं वो विद्युत धारा को अपने में से कम प्रवाहित होने देते हैं। जो प्रयोग हमने किया था, जैसे मान लेते हैं कि एक नींबू का जो रस है वो हीन चालक है, और जो हमारा नमक घोला हुआ पानी है वो सुचालक है। तो जो नींबू का रस है उसमें जो बल्ब जलेगा, ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, बुक में देखी है आपने, ये बल्ब लगा रखा है, ये 2 तार इसमें डुबो रखे हैं, ये पात्र हैं। तो ये जो बल्ब जलेगा ये बहुत ही ज़्यादा डिम जलेगा, धीमा जलेगा, और सुचालक में ये बहुत ज़्यादा तेज़ जलेगा। सुचालक में हम यहाँ HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, और हीन चालक में इनका उदाहरण आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तो तड़ित से अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको 3 उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला जो उपाय है यहाँ, तो देखिए, तड़ित से बचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमको पता लगे कि बिजली चमक रही है तो सुरक्षित स्थान का पता लगाएंगे। और जैसे अपन मान लो क्या करे क्या नहीं करे की बात करेंगे, तो बाहर यदि खुले में है, जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, तो ये सारे के सारे सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे पार्क भी सही नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे आप शरण ले सकते हैं। उसके बाद में यदि घर के भीतर हैं तो तड़ित है, टेलीफोन के तार हैं, इनको आप बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। मोबाइल फ़ोन और बिना डोरी वाले यहाँ सुरक्षित है। तो आपको ये सारी की सारी सावधानियाँ अपना लेनी चाहिए। कंप्यूटर, टीवी वगैरह के जो प्लग है वो निकाल देने चाहिए। इससे क्या है कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाती है। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? तो इसकी व्याख्या करनी है। तो आकाश में तारों की गति की व्याख्या हम करेंगे इस प्रकार। तो यहाँ देखिए, आकाश में तारे गति करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, यहाँ हम एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए कि यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और जैसे ये मान लो किसी रेलगाड़ी में जाते हैं तो ये जो वृक्ष वगैरह है, भवन है, ये सारे के सारे हमको पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर तारे गति नहीं करते हैं, यहाँ जो अपनी पृथ्वी है वो घूम रही है, और इसी के कारण ऐसा हमको फील आता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ हमारा है, अगला यहाँ प्रश्न है, वन महोत्सव क्या है? तो वन महोत्सव में हम तो यहाँ वन महोत्सव की हम बात करेंगे कि प्रतिवर्ष जो जुलाई माह है उसमें लाखों जो पौधे हैं वो रोपित किए जाते हैं, और हम इसको वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ एक स्कूल का चित्र दिखाया गया है। यहाँ बच्चे पौधों का रोपण कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में बता देंगे कि वन महोत्सव के अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है? तो खाद्य विषाक्तन से हमारा आशय है कि जैसे ही हम किसी खाद्य पदार्थ को
कई देर तक छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए जाते हैं, और ये विषैले पदार्थ हम यदि अपने पेट में ग्रहण कर लें आमाशय में, तो वहाँ पर ये विषाक्त बना देते हैं, और कभी कभी रोगी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये खाद्य विषाक्तन का एक छोटा सा उदाहरण है। इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो है खाद्य परिरक्षण। अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि जो प्लास्टिक की प्रकृति है वो असंचारक होती है। इसका मतलब प्लास्टिक बहुत दिन में गलती है। तो हमारे पास यहाँ उदाहरण है, हम तुलना करेंगे पदार्थों की। जैसे हम जो सारणी बना रखी है उसमें अपशिष्टों के प्रकार सेव कर रखे हैं, और अपहासित होने में लगने वाला समय, और जो पदार्थ की प्रकृति है वो यहाँ सेव कर रखी है। तो इसमें आप नीचे ही नीचे देखेंगे तो प्लास्टिक थैलियाँ, इनको अपहासित होने में लगा जो वर्ष है वो है कई वर्ष लग जाते हैं इनको अपहासित होने में। और जो पदार्थ की प्रकृति है वो जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए जो प्लास्टिक है वो संचारकता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। अगला जो यहाँ प्रश्न है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? तो यहाँ हम नहीं रख सकते, कारण क्योंकि जो नींबू है, नींबू जो है हमारा, उसमें होगा एक अम्ल प्लस धातु, और जो अम्ल है कोई भी, वो आपस में क्रिया करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस और प्रोडक्ट। तो यहाँ हम उसको काम में नहीं ले सकते। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो यहाँ पर इस बात का उत्तर इस बात से मिल जाएगा कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण है जो पृथ्वी की उथल पुथल के कारण हुआ है, और इनके खजाने हैं वो सीमित हैं, और अगर इनके ऊपर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है। तो इसका उदाहरण है हमारे पास, ये जो मेरे पास है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण है, यहाँ जो कील ठोकी जा रही है हथौड़े से, यदि घर्षण नहीं हो तो वो कील बिल्कुल भी नहीं ठुके और हमारा काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो। दूसरा बात जो है वो है कागज़ का घर्षण पेंसिल के ऊपर। तो कागज़ के ऊपर हम जैसे लिखते हैं तो वो घर्षण के कारण लिखना संभव होता है, यदि घर्षण नहीं हो तो हम लिख नहीं पाएंगे। अगला जो कारण है हम यहाँ दे सकते हैं उदाहरण कि जो हम जब सड़क पर चलते हैं तो चप्पलों के मध्य घर्षण होता है, और यदि वो घर्षण न्यूनतम हो जाए तो हम सही ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि नींबू के रस में संपर्क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो जो चुंबकीय सोई है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो क्रियाकलाप किया गया है चित्र नंबर 14.2 में, नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत साधन का परीक्षण करना। तो जैसे ही यहाँ नींबू के जो रस है उसमें जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड या तार जोड़े जाते हैं तो जो हमारी सुई है चुंबकीय उसमें विक्षेप आ जाता है और जो बल्ब है वो दीप्त होने लगता है। इसलिए जो नींबू का रस है उसमें जो आयंस हैं वो विद्युत धारा का फ्लो करने लगते हैं।
अगला जो प्रश्न है हमारा, भूकंप से बचाव के लिए हमको क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो भूकंप से बचाव के लिए हम जो प्रयास करेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। ये देखिए, भूकंप से बचाव के जो तरीके हैं वो यहाँ देखो, भूकंप लेखी का चित्र दे रखा है, चाहे तो आप चित्र भी बना सकते हैं। और जो भूकंप से बचाव है उसमें हम देख सकते हैं कि यदि आप घर में हैं और बाहर हैं, तो घर में हैं तो आप कहीं मेज़ के नीचे छुप जाएं और झटकों के रुकने तक वहीं रहे। ऐसी ऊंची भारी वस्तु से दूर रहे जो आप पे गिर सकती है। बिस्तर पर तो उठे नहीं, सिर का तकिए से आप बचाव करें। दूसरा बात, जो घर के बाहर हैं यदि आप, तो हम किस प्रकार से बचाव करेंगे भूकंप का। यदि भवन वृक्षों के ऊपर जाती हुई लाइनों से हम दूर रहें, खुले स्थान को खोजें और धरती के ऊपर लेट जाएं। यदि आप कार और बस में हैं तो किसी को बाहर निकलने के लिए न कहें और ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्खलन समाप्त होने पर बाद में ही निकले। तो ये जो रोकथाम है वो है। अगला जो प्रश्न है हमारा, कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइए। तो देखिए, जो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं और जो चंद्रमा है वो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरी बात, हम यहाँ बात कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह की, तो वे उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण हम आपको बताते हैं यहाँ। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनसेट है, IRS है, कल्पना फर्स्ट है, एडुसेट है, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। ये जो कृत्रिम उपग्रह है ये बिल्कुल पृथ्वी के पास रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और जो मौसम संबंधी जानकारी है और भी अन्य प्रकार की संचालन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा, उसमें ये काम में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला यहाँ प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने की जो सिंचाई की विधियाँ हैं उनके बारे में बताइए। तो जो फसल खड़ी रहती है खेत में उनको पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जो सिंचाई की दो विधियां हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सिंचाई के जो स्रोत हैं वो हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, बांध, नदी, सागर। और जो पारंपरिक तरीके हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, मोट है, गिरनी है, चेन पंप है, डेकली है। ये सारे के सारे इमेज है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में जो सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं हमारे पास, आधुनिक विधियों में हम छिड़काव तंत्र, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं, और ड्रिप तंत्र है उसका भी हम प्रयोग लेते हैं। ये जो छिड़काव तंत्र है उसमें तो जल का लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन जो ड्रिप सिस्टम है उसमें बिल्कुल ये विधि है जो जल संरक्षण के ऊपर आधारित है। यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि सिंचाई की कौन सी विधि जल संरक्षण पर आधारित है, तो आप ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए, ड्रिप सिस्टम आपको दिखाया गया है, चित्र आप बना सकते हैं। अगला यहाँ जो प्रश्न है, कृषि कार्य में निम्नलिखित औजारों का वर्णन कीजिए। तो हल के बारे में, कुदाली और कल्टीवेटर, तो इन सारे के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए, हल के बारे में दिया गया है कि हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई में, खाद उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है और बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे ऊंट है उसके द्वारा ये खींचा जाता है। हल की संरचना आप देख सकते हैं, जो फाल है वो नीचे का हिस्सा तिकोनी पत्ती होती है, हल शेप्ड होता है और ये बैलों के एक जोड़े के ऊपर रखा देते हैं। अगला है यहाँ पर जो दूसरा औजार है, कुदाली। तो कुदाली भी एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। तो ये हो गया कुदाली। और कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर क्या होता है कि जो ट्रैक्टर के पीछे
कल्टीवेटर लगाते हैं, इससे श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। तो कल्टीवेटर की सहायता से क्या है कि जो बीज है उसको सही जगह के ऊपर पहुंचा दिया जाता है, जिससे बुआई अच्छी होती है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पहला है अंतर स्पष्ट करना है वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलारक्षित क्षेत्र में। तो वन्य प्राणी उद्यान में तो नॉर्मली जो जानवर है वो रहते हैं, जबकि जैव मंडल में गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व रहता है। उसके बाद में चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर छोटे स्थान पे होता है और उसमें पिंजरे में बंद होते हैं जानवर। दूसरी बात अभयारण्य होता है, वो बड़े स्थान पे होता है और उसमें जानवर आराम से खुले हुए घूमते हैं। तीसरा है संकटापन और विलुप्त स्पीशीज। तो संकटापन तो वे स्पीशीज होती है जो यदि उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी, और जो विलुप्त स्पीशीज होती है वो विलुप्त ही होती है, मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो चुका होता है। उसके बाद में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो वनस्पति जात तो उसे कहते हैं कि संसार में जितने भी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है वो सारी वनस्पति जात के अंतर्गत आती है, और प्राणी जात में जो जीव जंतुओं की जातियां पाई जाती है वो आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वन्य प्राणियों पर प्रभाव यह पड़ेगा क्योंकि उनके आवास खत्म हो जाएंगे, इसलिए आवास की कमी होगी और वो शहर की ओर गमन करेंगे, और इससे पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो भी असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण में जो जैव घटक है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वन है वो भी जैव घटक के अंतर्गत ही आता है, और बहुत सारे जो जानवर हैं उनका घर उजड़ जाएगा। दूसरी बात, पर्यावरण में जो गैसीय संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर यदि वन कम हो जाएंगे तो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, गैसीय संतुलन, और जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है वो पैदा हो जाएगी। अगली पीढ़ी के ऊपर यहाँ फर्क पड़ेगा कि वनोन्मूलन यदि किया गया रेगुलर तो अगली पीढ़ी के लिए वन देखने को ही नहीं मिलेंगे, जिससे बहुत सारी जो वस्तुएं हैं जैसे कागज़ है उनसे उनको वंचित रहना पड़ेगा, उनके विकल्प उनको ढूंढने पड़ेंगे। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले श्रव्य के बारे में हम बता देते हैं आपको कि जो श्रव्य तरंग होती है उसकी आवृत्ति होती है 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक। जो तरंगे होती हैं हमारी अश्रव्य तरंगे होती है, माफ कीजिएगा, अश्रव्य 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। उसके बाद में आती है श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगों क्या करती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। केवल यही जो तरंगे होती है वो मनुष्य कर्ण द्वारा सुनी जा सकती है। तीसरी जो तरंगे हैं पराश्रव्य तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, मानव के कान द्वारा भी ये नहीं सुनी जा सकती। तो ये जो 20,000 हर्ट्ज की जो तरंगे हैं वो कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। तो उच्च जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं इनको सुनने के लिए जो कुत्ते हैं पुलिसकर्मी उनका प्रयोग करते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड होता है मेडिकल साइंस में वो भी इनकी ही देन होती है। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ है, अगला जो प्रश्न है, मानव कर्ण का चित्र बनाकर ध्वनि सुनने की प्रक्रिया समझाइए। तो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं मानव कर्ण का चित्र। जैसे ही हम ये देखिए आप, मानव अंतःकरण का जो चित्र है वो आप देख सकते हैं। ये जो है ये तो बाहरी ईयर पिन्ना है, और ये पूरा का पूरा अंतःकरण कहलाता है। सबसे पहले ध्वनि यहाँ एंटर करती है एयर ड्रम के द्वारा,
टकराती है वहाँ से स्पंद उत्पन्न होते हैं और वो स्पंद पेशियों के द्वारा जो मस्तिष्क है उस तक पहुँचाए जाते हैं और वहाँ से ध्वनि का ज्ञान होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है वो एक तरीके से बाह्यकरण और अंतरकरण की मदद से ही कंप्लीट होता है और संसूचित कर लिया जाता है मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा। अगले प्रश्न है वो है बिल्कुल सिंपल, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम। तो देखिए जल प्रदूषण के कारक है वो सबसे पहले जो बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा जो निकला हुआ मल है वो नदियों में डालना। दूसरा कारक यहाँ है जो लोगों में जागरूकता की कमी होना। तीसरा कारक हम यहाँ ले सकते हैं कि जो आम नागरिक हैं उनमें जागरूकता कम होने के कारण जो डेली रूटीन के कार्य है जैसे नहाना धोना ये सारे के सारे तालाब में जाके करने से भी जल प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है जैसे हैजा है और उसकी रोकथाम के लिए मुख्य रूप से हमको उनका जो तौर तरीका है ये बदलना होगा, उसी से ही काम हो पाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपके 4 नंबर यहाँ कंफर्म हो जाते हैं अगर इतना कुछ आप लिखते हो तो। अगला प्रश्न है आपसे, हम जल की बचत किस प्रकार से करेंगे। तो जल की बचत करने के लिए सबसे पहले हमको जो जीवन शैली है हमको वो सुधारनी पड़ेंगी। जल की जो बचत है उसके तरीके जानने पड़ेंगे कि हम जैसे गाड़ी की सफाई कर रहे हैं तो एक पोंछे से उसको पोंछे न कि एक पाइप चला के उसको ढंग से धोएं। दूसरी बात, जो पानी हमने कपड़े धो लिए हैं उस पानी को हम गार्डन में डाल दें जिससे कि वो अच्छे से काम आ जाए। तो साथियों ये था सेकंड पेपर मॉडल पेपर कक्षा 8 के लिए विज्ञान का। यदि पेपर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको तुरंत ही मिल जाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।